इमरान खान चाहते क्या हैं, किस हद तक जाने को तैयार हैं? मेरा ख्याल है कि इमरान खान चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाए। इमरान खान बहुत सियाने आदमी हैं, बड़े स्ट्रैटेजिस्ट। पीटीआई की फंड रेजिंग ये लोग जी अमेरिका हाँ, से करते हैं, कनाडा से करते हैं, वो बैन हो सकती यूके है। से करते हैं। आप फॉरेन फंडिंग केस, तोशाखाना, ये रीलें, ये ऑडियो, वीडियो और उसके बाद आप लोगों को दस देते हैं। वो लेटर भी उन्होंने इमरान खान के हवाले किया कि जी आप असेंबली को बचाएं, आप किधर जाएंगे? मोहन सलाही साहब का जुमला एग्जैक्टली ये था, जो लोग पैसे ले रहे थे उनसे नेगोशिएट करना आसान था बिकॉज दैट सबने पैसे ही मांगे थे। ये आप जैसे लोगों का मसला है जिनको पैसे नहीं चाहिए। नहीं, आपको पैसों का कहा था? पैसे मुझे जब लोगों की कॉल्स आई थी तो हर एक ने ये पूछा था जो उसको मिल रहा है वो पूछ लो, हम उसको मल्टीप्लाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डिस्क्लोजर द अनटोल्ड स्टोरीज। मेरा नाम आयशा नवाज चौधरी है और आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद खान साहब और आज देखते हैं कि हम किस चीज़ पे गुफ्तगू करेंगे। जी तौसीफ। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं खैरियत से जी, शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आज हम इस बात पे डिस्कस करें कि इमरान खान आखिर क्या चाहते हैं। ये जो अभी जो वो चला रहे हैं, जो एक जो जंग टाइप उन्होंने माहौल पैदा किया हुआ है, तो इस पे बात होनी चाहिए कि वो आखिर क्या चाहते हैं इस मामले में। इमरान खान चाहते क्या हैं, किस हद तक जाने को तैयार हैं और आखिर एक इंसान की ज़िंदगी में जीत कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती जी है? हाँ, मेरा ख्याल है कि भी इमरान खान अगर मैं इस सवाल को अगर एड्रेस करना चाहूँ और वन वर्ड में कहना चाहूँ तो आई एम सॉरी टू से, वैसे मुझे अफ़सोस है, कि मेरा ख़्याल है कि इमरान खान चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाए मुल्क। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, जी हाँ। यानी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करवाना चाहते हैं वो जी। कॉन्शियसली? जी, बिल्कुल कॉन्शियसली। और देखें, आप गौर करें कि जब-जब हमें कहीं से इंजेक्शन लगता है एड का या लोन्स का, तो तब-तब इमरान खान कौम से खिताब करने बाहर आते हैं। हुँ। इमरान खान कौम को बताते हैं कि डॉलर जो है अब नहीं मिल रहा, पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी। इमरान खान कहते हैं कि जी हमें पैसे नहीं मिलेंगे, ये फ़कीर हैं। ये सारा जो इम्प्रेशन है, और आपको बताऊं, कभी इस मुल्क में तहकीक हुई तो पिछली दफ़ा जो डॉलर की प्राइस जो है वो ऊपर गई, तो उसमें आपने ये रूमर्स भी सुनी होंगी कि भी इसमें इस व्हाट्सएप ग्रुप्स का बड़ा अमल दखल रहा, जिसमें ये रूमर फैलाई गई कि डॉलर ख़त्म हो गया जी पाकिस्तान में, डॉलर ख़त्म हो गया और डॉलर को पर लग गए। तो इमरान खान को ये एहसास है कि मुझे किसी भी सतह पर जाके मुझे इस गवर्नमेंट को नाकाम साबित करना है। और दूसरा इशू उनका ये है कि किसी ना किसी तरीके से मैं बाहर ये मैसेज भेजूं बाहर की दुनिया को कि इस गवर्नमेंट से डील ना करें, और लाइक बेशक इसकी कीमत डिफ़ॉल्ट हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट को कहीं से पैसे ना मिले। और लोग उन्हें भोला समझें, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा ख्याल है उन्हें मुकम्मल एहसास है कि अगर पैसे आ गए तो दीज पीपल विल सस्टेन और चीज़ें चेंज हो देखिए, जाएंगी। ये तो बात लाइक दीज़ पीपल विल सस्टेन तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मसला सियासतदानों का सिर्फ है। तो मुल्क सस्टेन कर जाएगा, अगर पैसे आ जाएँगे तो मुल्क सस्टेन कर जाएगा, सिर्फ जी हाँ। सियासतदान तो नहीं सस्टेन करेंगे। सो बेसिकली मुल्क का डिफ़ॉल्ट करना उनको एक्सेप्टेबल है। जी बिल्कुल। जैसे आपने जो बात की, अगर उसको ही आगे लेके मैं चलूँ तो इनकी पार्टी के कुछ मेंबरान ने जब फ्लड्स आए तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के कहा कि पाकिस्तान को एड ना दी जाए जी, और उसका एक इम्पैक्ट आया। अभी आपको मैं सॉरी कट कर रहा हूँ, अभी वो शौकत तरीन साहब ने, वो जब आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस चल रही थी, तो लेटर लिखवाया। तो लेटर लिखवाया गया। तो आप इससे ज़्यादा और आगे क्या सोच सकते हैं? और ये जो टर्मॉइल पंजाब असेंबली में, केपी में, मुल्क में एक टर्मॉइल की सिचुएशन पैदा की हुई है, इसका जो मैसेज कन्वे करना है, उसके आप ऑब्जेक्टिव्स में एक ये भी है कि हम फाइनेंशियली इतने स्क्वीज़ कर जाएँ कि हर चीज़ उनके कदमों में आ गिरे। और उनका एक ख्वाब है कि लोग शायद श्रीलंका की तरह चढ़ दौड़ेंगे और उन्हें ले जाकर बिठा देंगे। इस तरह के वो ख्वाब देखते हैं। ये आप इमरान खान के पिछले माइंडसेट को, पूरे ओवरऑल माइंडसेट को भी देखें, तो आपको ये चीज़ कोई अचंभा नहीं लगेगी। तो लाइक आई मीन अगर आप इसमें फिर इस तरह से भी आप देखेंगे कि ये जो अभी फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जब गए हुए थे और फ्लड के ऊपर हम लोगों को बहुत सारे प्लेजेस इंटरनेशनल स्टेट लेवल पे प्लेजेस मिले हैं, कोई 8-9 बिलियन जी के हाँ। जो प्लेजेस मिले हैं।
तो इस तरह से तो इसकी टाइमिंग उससे भी मैच हो रही है बिल्कुल कि मैच जिस हो दिन प्लेज हुआ, जिस दिन पाकिस्तान के लिए एक नया विन आया, जिस दिन हम लोगों को एक डायरेक्शन पॉजिटिव नजर आई, उस दिन अगले दिन असेंबली तोड़नी, जो कि पिछले 3-4 महीने से बहस चल रही है, जी आज हाँ, टूटनी है, कल टूटनी है, वो उस दिन टूटी कि कहीं कोई वो पैसे गलती से आ ना जाए। आना चाहिए। आपके कहने का मकसद तो ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हर जगह उन्हें बहुत जल्दी भी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक ये पंजाब असेंबली के लिए को भी यूज़ कर लेंगे, वो केपी कुछ और असेंबलीज़ भी उनके हाथ में दे दें तो वो अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको सर्व करने के लिए वो ज़रूर यूज़ कर लेंगे। मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ, ये कोई उनके लिए कोई ऐसी मुश्किल बात ही नहीं है। देखिए वो कहाँ तक गए हैं। आज मेरा ख्याल कल कौम से भी खिताब किया उन्होंने, उसमें भी मईशत पे बात की है। वो क्या मैसेज दे रहे हैं कौम को और क्या डॉलर के लिए मैसेज दे रहे हैं, क्या मईशत के लिए दे रहे हैं, वो सबके सामने है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है और कि उसमें मैं आपको एक और चीज़ भी ऐड कर लूँ। इमरान खान बहुत सियाने आदमी है, बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है। लोग कहते होंगे कि वो ब्रेव है, मैं उन्हें ब्रेव नहीं समझता, वो अपॉर्चुनिस्ट है। लेकिन उन्होंने अपने फियर को मैनेज करना सीख लिया। उन्हें पता है उनके 3 चीज़ें उनके सर पर लटक रही हैं। एक चीज़ है फॉरेन फंडिंग केस, बिल्कुल तोशाखाना केस, तोशाखाना केस, टेरियान का केस। बिल्कुल उन्हें पता है कि अब चीज़ें बदल चुकी हैं। जो उनके पालनहार थे वो जा चुके हैं और उनको भी वो गाली दे के बाकियों को भी सबक सिखा चुके हैं कि कि भी कोई और उनको ओनरशिप ना दे हाँ, दे। कि भी वो पंजाबी में कहते हैं कि जागते रहना साढ़े ते ना रहना। तो वो अब वो लोग भी एहतियात कर रहे हैं। अब उनको भी वो एक टाइम में ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल उनका क्या है कि मेरे साथ रहो, मेरे जो केसेस हैं वो खत्म कराओ। ये हमारा तय नहीं हुआ था, हमारा तय हुआ था 10 साल का प्रोजेक्ट, मैं 10 साल प्रोजेक्ट हूँ। उसमें उन्हें पता है कि टेरियन केस में भी वो बच नहीं सकेंगे। जब भी अदालतें मूड बना ले उन्हें फैसला करने का। फॉरेन फंडिंग केस तो मतलब ये कि ओपन एंड शट केस है। बिल्कुल वो आरिफ नकवी, इवन वो केस अगर अमेरिका चला गया तो मुझे लगता है कि खान साहब पे उधर बैन ना हो जाए। जो ये पीटीआई की फंड रेजिंग ये लोग जी अमेरिका हाँ, से करते हैं, कनाडा से करते हैं, वो बैन हो सकता यूके है। से करते हैं, अगर आरिफ नकवी के केस का जी कुछ हाँ, इंटरनेशनली अगर होता है। वो उधर उन्हें हवाले कर दिया गया यूके से और अमेरिका वो चले गए तो ये बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं इमरान खान के लिए। तो ये उनको सबसे ज्यादा इतराक है। और दूसरी बात, इनकी ऑडियो लीक्स और जो वीडियो लीक्स का एक शोर है और ऑडियो जो आई हैं बड़ी शर्मनाक हैं। सब लोगों को पता है। उन्हें पता है कि ये ऑडियोज ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे ब्लीड करेंगी। देखिए बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है। नून लीग अगर इलेक्शन में इस काम पे इसीलिए आ खान गई, साहब ने कहा ये सोसाइटी का फैब्रिक डैमेज करने के फैब्रिक लिए, क्योंकि उनकी बात करी हुई बातें अगर लोगों को पता चल जाएंगी तो तो फैब्रिक डैमेज हो जाएगा। और खान को सबसे बेहतर पता है। अब वो दानियाल अजीज सॉरी तलाल चौधरी को तो वो कहते हैं और मरियम नवाज के बारे में भी बड़ी गलत बातें की उन्होंने। लेकिन उनका जो पैटर्न जो अपने लिए है, उनके लिए कानून वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो उन्हें ये पता है कि ये मुझे ब्लीड करेंगी और ब्लीड किया है। आपने ब्लीच किया कराची है। में भी देखा है। हाँ, ठीक है। कराची में। और उसका जो असरात, अब अगर नून लीग आ जाए पंजाब असेंबली के इलेक्शंस में, ये गली मोहल्लों में 1-1 मिनट के क्लिप चलेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि असर नहीं होगा? ऊपर से कोई वीडियो आ गई तो फिर ये चीजें उन्हें उन्हें सबसे ज्यादा पता है। देखें उन्हें ये पता है कि लाइटिंग ही सबसे बेहतरीन चीज होती है किसी इंटरव्यू में। बिल्कुल तो जैसे आप पे भी लाइट अच्छी पड़ रही है इस वक्त, मुझे फील हो रहा है। तो वो सेलिब्रिटी रहे हैं, उन्हें इस लेवल तक पता है कि कौन सी चीजें मुझे इफेक्ट करेंगी। तो उसके हिसाब से वो अपनी मैनेजमेंट करने की अगर गलत लाइटिंग वाली वीडियो आ गई फिर क्या होगा? गलत लाइटिंग वाली वीडियो जी जो लोग देखते हैं तो वो तो कहते हैं कि अल्लाह से वो माफी मांगते हैं। लेकिन बहरहाल ये चीजें उनके लिए खतरनाक है। ये किसी भी सेलिब्रिटी की कोई प्राइवेसी नहीं होती जी। ये उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए 20-22 साल से ये ड्रामा शुरू किया। किसी सेलिब्रिटी की, किसी इक़्तिदार के हुक्मरान की कोई प्राइवेसी नहीं होती। लोग उसको जज करते हैं उसके किरदार से। आपके और आप दूसरों से किरदार मांगते हैं और अपने लिए किरदार की बात ही ना करें। आपने उसको भी हथियार बनाया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस में भी आप
आप फॉरेन फंडिंग केस, तोशा खाना, ये रीलें, ये ऑडियो वीडियो, और उसके बाद आप लोगों को दर्श देते हैं इस्लामी टच के साथ कि ये डाकू है। इस्लामी टच के साथ रियासत मदीना जो बेचता है उसमें एक्चुअली उसके साथ ये शोभा नहीं देता जो ये सारे केसेस हैं। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं तो पंजाब असेंबली में आपके ख्याल में खान साहब ने किस तरह से मैनेज किया परवेज इलाही के साथ, उनकी जो चीजें चल रही हैं और इस वक्त भी जो हालात बन रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इलाही उन्हें समझ ही नहीं सके कि उन्हें जल्दी कितनी है। वो इमरान खान को पता है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके अपने मामला ठीक करने हैं। उन्हें जल्दी है। परवेज इलाही इस बात को समझ नहीं सके। परवेज इलाही का मामला ये है कि वो ये समझते थे कि वो इलेक्शन सिर्फ करवाना चाहते हैं। इमरान खान का बाज़ मुकदमात से बचने का भी एक पर्पज़ है कि वो सिर्फ मुझे इस्टेब्लिशमेंट बचा सकती है और उसके थ्रू मुझे सुप्रीम कोर्ट राय दे, जो वो होता रहा है पहले। तो परवेज इलाही जो हैं वो सिर्फ इस हद तक खेलते रहे। इमरान खान को किसी पंजाब असेंबली की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन परवेज इलाही ने कोशिश की, एक ग्रुप है आज़ाद ग्रुप पंजाब असेंबली का, वो वहाँ लेके गए परवेज इलाही। आरफ इल्वी के साथ इमरान की मुलाकात में भी वो ग्रुप मौजूद था, उसके लीडर मौजूद थे। उन्होंने वहाँ भी इमरान को समझाने की कोशिश की। और फिर उस मुलाकात के बाद उस एमपीए ने वो लेटर, वो बल्कि लेटर मैं कहूँगा अपने नया दौर वालों को कि वो इसको चलाएं भी, उस लेटर को, वो लेटर भी उन्होंने इमरान खान के हवाले किया कि ये जी आप असेंबली को बचाएं, आप किधर जाएंगे। एक मेंबर ने लेटर लिखा, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, ऑन बिहाफ ऑफ हिज ग्रुप। ये बड़ा मशहूर, आपको बेहतर पता है, वो कोई 19-20 लोगों का ग्रुप है। जी जी, जिन्होंने तो पूरे इस गवर्नमेंट में भी मैनेज करने की कोशिश की कि इमरान खान इस काम से बाज आ जाए। और फिर उसके बाद ये था कि भी परवेज इलाही के साथ एक और भी धोखा हुआ। परवेज इलाही को आखिरी टाइम तक ये भी बताया गया कि आप एतमाद का वोट लें, अभी हम तोड़ने की सोच रहे हैं, फौरन असेंबली नहीं टूटेगी। तो इसी वजह से परवेज इलाही को, अगेन आपको बेहतर पता है कि आखिरी घंटे में या आखिरी 2 घंटों में कहाँ हल्फ लिए, कहाँ जाके हल्फ देना पड़ा कि हम असेंबली नहीं तोड़ेंगे। कहाँ पुलिस भेजनी पड़ी, कहाँ पुलिस भेजनी पड़ी। यहाँ सारे जिले के डीपीओ सारे आए हुए थे, 6-6 डालों में वो उन एमपीएस को लेके आए दूल्हा बना के या कैदी बना के, आप जो भी समझे। दूल्हा तो नहीं, कैदी, पुलिस के डालों में कैदी आते हैं। वो मैं आपको नाम बता देता हूँ, वो गजनफर छीना साहब हैं। वो किसी वक्त में वो नून के साथ थे, लैया से भक्कर से। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो 2018 का जो इलेक्शन था, तो उन्होंने इसरार किया था अपने लोगों से, जो उन्हें कह रहे थे कि पीटीआई में जाएं, कि हमें आज़ाद रहने दें, हम इलेक्टेबल हैं, हम निकाल सकते हैं और उसके बाद आप जहां कहेंगे। तो उस वक्त पर्पस ये था कि नहीं, आप पीटीआई में ही रहें 18-19 लोग, तो ताकि खान साहब जो हैं वो बेलगाम ना हो। तो अब वो बड़े मुखलस होके उन्होंने खान साहब को मशवरे दिए, लेकिन इमरान खान का जो असल पर्पस है वो समझने की आम एमपीए की सकत नहीं है। अच्छा, मेरा तो जनरली ख्याल ये है कि खान साहब पीटीआई में, नून लीग में और पीपल्स पार्टी में एक मेजर डिफरेंस जो है दैट इज के खान साहब के साथ वाले को भी नहीं पता होता कि फैसला आखिरी जब वो तकरीर कर रहे हैं तो उन्होंने क्या अनाउंस कर देना है। और वो स्पॉन्टेनियस जो चीजें होती हैं वही हैं जो लोगों को सरप्राइज में लेके जाती हैं। बट दैट इज वो उनके पास ना ऐसे लोग ना होना जिनसे उनको डिस्कशन कर वो ट्रस्ट करते हैं कि वो डिस्कशन कर ले, वो लोगों का ना होने का सबूत भी है। एट द सेम टाइम वो एक इंडिपेंडेंस भी उनको देता है, वो कमी उनको इंडिपेंडेंस भी देती है कि वो ये फैसले खुद से कर ले। तो तौसीफ साहब, जो आप लेटर का जिक्र कर रहे थे, उस लेटर में लिखा क्या? लेटर में उन्होंने इनफैक्ट लिखा ये कि आप अपना जानशीन नामजद करें अपने बेटे को, बेटे को। और उसमें अब ये बात, कौन से वाले बेटे को? जो नए बेटे बने हैं या पुराने वाले? नहीं, जो पुराने वाले बेटे हैं, मेरा ख्याल है उस तरफ है। नए बेटे भी हो सकते हैं, मतलब कि उस अरेंजमेंट की हमें तो समझ नहीं आती, तो लेकिन वो बेहतर जानते हैं। तो एक तो वो खतरनाक शिक है कि भी वो जो यहाँ वाले बेटे हैं या उनके माँ बाप हैं तो उनको बुरा लग सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी आपको फिर छुपने की जगह नहीं मिलेगी अगर आपने दोनों असेंबलीज तोड़ दी। तो उन्होंने ऐसे बड़े मुखलसाना मशवरे दिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भी, और उसमें कोशिश परवेज इलाही की ये थी कि
इनके ज़रिए, इस प्रेशर ग्रुप के ज़रिए और दूसरे लोगों के ज़रिए ये असेंबली जो है हम बचा लें किसी तरह। इवन उनके वो जो 2-3 काफ लीग के भी अरकान थे, वो भी इसी बेस पे वापस आए कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी वो असेंबली नहीं टूटेगी। अब जिस तरह परवेज़ इलाही या ज़हूर इलाही फैमिली जैसे खेलती है, आप भी जानती हैं। तो उसमें एक इवेंट आपके साथ भी तो हुआ था, जिसका उन्होंने जावेद चौधरी को मोनस इलाही ने आपका जिक्र किया। तो अच्छी बात है अगर आज आप भी डिस्क्लोज कर दें कि भी वो इनफैक्ट वो आपने मीटिंग किस चक्कर में की थी आपने मोनस इलाही से मीटिंग? मैंने जी मोनस इलाही से मीटिंग मेरी ख्वाहिश पर अब वो मैं ऐड कर दूं कि वो उन्होंने इल्जाम लगाया कि सालेक उस वक्त तक तो मेरे साथ थे और उन्होंने वो वहां आज आप नेगोशिएशन भी इस कराई। हकीकत से पर्दा तो उठाएं हाँ। कि इनफैक्ट क्या हुआ। देखिए एक तो ये कि मोनस इलाही साहब से मैं मिलने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से कहलवाया अच्छा, कि मैं मिल लूं। तो और आप वैसे क्यों नहीं तैयार थे? देखिए मेरा इख्तिलाफ चूंकि परवेज इलाही साहब से था और पीटीआई से छोड़ने की या वॉक अवे करने की में इख्तिलाफ बढ़ा भी उस वक्त जब उन्होंने कहा कि परवेज इलाही हमारा कैंडिडेट जी हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया था, बल्कि इनफैक्ट एक 90 शायरा पे पीटीआई के मेंबरान की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर टोकरे में बंद करके सारे वोट परवेज इलाही साहब को दिए गए थे कि जी ये आपके वोटर ले लें। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस मीटिंग के अंदर 2-2.5 घंटे हम नीचे बैठे रहे, ना परवेज इलाही साहब ना उनके घर का कोई बच्चा, भांजा, भतीजा, बेटा, कोई जैसे होता है ना वोटर आए बैठे हो तो उनको इंगेज करते हैं। आप जट भी नहीं है ना? हम जट भी नहीं थे, तो हम बस वोटर थे जिनको टोकरे में बांध करके दिया जा रहा था, तो हम वेट कर रहे थे। मुझे याद है मैंने मियां महमूद रशीद और शफकत महमूद साहब वहां खड़े थे, तो उनको मैंने कहा भी था कि तुम टोकरे छपा के सानू देते रहे हो, इन्होंने साडे नाल करनी की है। एंड दैट इज द पॉइंट आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट द मैन आई वांट टू वोट फॉर, बिकॉज मेरे लीडर उस वक्त थे इमरान खान साहब, उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। तो जो उन्होंने हमें पढ़ाया था उसके मुताबिक पंजाब के सबसे बड़े डाकू के हवाले हम पंजाब करने जा रहे थे। तो मैं तो वही खड़ी थी जो मुझे पढ़ा लिखा के भेजा गया था। ठीक बात। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन लोग हैं जो ये क्या कर रहे हैं। इमरान खान ने आपको यू टर्न नहीं सिखाया? मुझे यू टर्न नहीं सिखाया था, बट एनीवे तो जब हम परवेज इलाही साहब, जब मोनिस साहब ने रिक्वेस्ट करी बार बार मिलने की, तो मैं उनसे मिल तो ली, लेकिन उसमें मैंने शर्त रखी थी क्योंकि मैं मोनिस इलाही साहब से मेरा हमें आज वो स्टोरी बयान कर दें, आप हमें बता दें आज कभी वो हकीकत से पर्दा उठा। मोनिस इलाही साहब ने 2-4 लोगों के थ्रू कहलवाया था, उसमें चूंकि नॉन पॉलिटिकल बिजनेस दोस्त भी हमारे आ गए थे। तो फिर मैंने एग्री किया कि मैं मिल लेती हूँ, लेकिन मैंने शर्त ये रखी कि मैं मिलूंगी, अगर साले को साथ लेके आएंगे तो मैं मिलूंगी। अच्छा। सो साले को सिर्फ वो इसलिए साथ आए थे क्योंकि वो डिफिकल्ट हो गया था शायद उन लोगों के लिए भी इनकार करना, क्योंकि मैंने ये शर्त रख दी थी। और उसके बाद जब और उस वक्त एक हया और वफादारी दोनों अभी घरों में मौजूद अभी बाकी थी। तो ये लोग को रात को 11:30 के करीब किसी के दफ्तर में हमारी मुलाकात हुई, और जो जिसमें उन्होंने मेरे से पूछा आप चाहती क्या है, हम आपको मिनिस्ट्री दे देंगे, हम आपको सीटों में टॉप 5 में। जी जब मैंने मुझे उन्होंने ये कहा कि जी आपने लिए या नहीं पैसे आपने हमें सच बता देना। मोनिस इलाही साहब का जुमला एग्जैक्टली ये था कि जो लोग पैसे ले रहे थे उनसे नेगोशिएट करना आसान था, बिकॉज दैट सबने पैसे ही मांगे थे। अच्छा। ये आप जैसे लोगों का मसला है जिनको पैसे नहीं चाहिए। नहीं, आपको पैसों का कहा था? पैसे मुझे जब लोगों की कॉल्स आई थी तो हर एक ने ये पूछा था जो उसको मिल रहा है वो पूछ लो, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो मैं कहती थी 0 मिल रहे थे, कर लो मल्टीप्लाई, 0 ही आ जाएगा। अच्छा, तो आपने वो 0 वाला कन्वे कर दिया ना? 0 वाला कन्वे कर दिया, आपको पैसे नहीं मिल रहे थे। हाँ, तो वो पैसे तो मैं उस वाली लीग में नहीं थी, तो इसलिए उनको लगा मुझे मिनिस्ट्री देना होगा या वो मुझे अपनी सीट दे देंगे। तो मैंने कहा जी मेरा तो इख्तिलाफ ही आपसे, ना मुझे आपकी कैबिनेट का हिस्सा बनना है, ना मुझे आपकी पार्टी से मेंबर बनना है। वैसे किसी ने उनसे मुस्कुराते हुए आपके लिए प्लानिंग की मिनिस्ट्री मांग ली थी और उन्होंने सर नीचा कर लिया कि प्लानिंग की मिनिस्ट्री अगर इन्हें दे देनी है तो हमने क्या करना। मैंने वो आप किसी ने मांग ली होगी जी, मैंने नहीं लेनी थी उनसे कोई भी। और ये कम्युनिकेट करने के बाद मैं उनसे मिलने गई थी, तो वो नेगोशिएट कर रहे थे मेरे से, मैंने तो उनसे कुछ नहीं नेगोशिएट किया। इस वजह से गए? साले किस वजह से। चलें जी, ये जावेद चौधरी साहब को भी ये शायद मैसेज पहुंच जाएगा और मोनिस साहब भी अगर इस पे अपना मौक़िफ़ दे सकें कि भी हालांकि किसी हद तक
मुझे भी इस वाक़े का इल्म है, तो अगर वो इसको कोई डिनाई करना चाहें तो वो ज़रूर वेलकम। बल्कि वो एम आलम का पेंट हाउस उन्होंने बड़ा मशहूर कर दिया, has become a joke in our threads. But thank you so much तौसीफ साहब। आई थिंक आज का शो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, बहुत आपसे शुक्रिया। अगले शो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।